मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसके साथ हम लोग स्ट्रेटजी के और प्लस रिलेटेड फैक्ट की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह सेशन रोज़ सुबह 6 बजे होता है। आप इस सेशन को अगर फॉलो करते हैं तो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वह जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपके स्टेट पीएससी का कोई एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी सेक्टर का अगर कोई एग्ज़ाम्स है, इस सेशन को आप अगर डेली रेगुलर 6 बजे बेसिस पर फॉलो करते हैं या फिर दिन में इसको एक बार ज़रूर देखते हैं, 1 से 2 बार, तो आपका किसी भी एग्ज़ाम्स में 1 से 2 भी प्रश्न कह लीजिए कि नहीं छूटने वाले हैं। एक सिंगल भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे आप जिस भी सेक्टर का एग्ज़ाम दें। चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वह ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि कैसा आपको सेशन लगता है। यह सेशन डेली रेगुलर 6 बजे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है आपसे? हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन पर तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है दोस्तों? यानी कि पहला 2 परीक्षण इन्होंने कर लिया था और तीसरा परीक्षण भी इनका सफलतापूर्वक हो चुका है। तो किसने किया है दोस्तों? यहाँ पे गगनयान की बात हुआ है। तो गगनयान जो मिशन था वो भारत का है दोस्तों, तो यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी ने किया होगा। तो भारत की स्पेस एजेंसी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। इसके पहले जो 3 यहाँ पे स्पेस एजेंसी लिखे हैं इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो जाक्सा लिखा गया है जापान की स्पेस एजेंसी है, जो ईएसए लिखा गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और नासा तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों इसरो के बारे में, तो इसरो के स्पेस एजेंसी यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह एक इंडियन स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके इस समय फिलहाल में हेड कौन है? के सिवान है दोस्तों। दोस्तों, इसरो की स्थापना तो अगर मूलतः देखा जाए तो 15 अगस्त 1962 को हुआ था, लेकिन इसका नाम कुछ दूसरा था। बाद में 1969 में इसको फिर से इनकोस्पर, पहले इसका नाम इनकोस्पर था, उससे बदलकर इसरो किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, विक्रम साराभाई की यह संकल्पना थी, जो यह कार्यक्रम हम लोग के सामने दिख रहा है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या है इसरो का? तो बताएंगे, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग का विकास करना ही किसी देश की विकास है, ये चीज़ याद रखेंगे। स्वदेशी उपग्रहों तथा उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास करना इसरो का कार्यक्रम है, मतलब इसरो यह कार्यनामा करता है। जैसा कि आपको पता है पीएसएलवी, जीएसएलवी, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। यह व्हीकल्स हैं जिससे कि हम लॉन्चिंग करते हैं। पैड है दोस्तों एक तरह से, जैसे कि हमारा श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में लॉन्चिंग पैड है, वहाँ से बहुत सारे मिसाइल लॉन्च होते हैं जीएसएलवी और पीएसएलवी से, तो ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों, एक स्वदेशी उपग्रह इससे लॉन्च होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, जिसको भारत खुद का बनाया है। जैसे दूरदर्शन प्रसारण हो गया, दूरसंचार हो गया, और मौसम विज्ञान उपयोगी के लिए संचार उपग्रह हो गया, प्रकृति संसाधन प्रबंधन के लिए उपग्रह हो गया, सुदूर संवेदन उपग्रह हो गया, ये सब लॉन्च किया जाता है दोस्तों यहाँ से, याद रखेंगे। इसरो भारत भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन एक संगठन है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका मुख्य जो लॉन्चिंग हम आपको बताते हैं, जैसे 1962 में इनकोस पार्क ये लॉन्च किया गया था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, आपको पता है। 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। 1994 में पीएसएलवी का निर्माण किया गया था दोस्तों, जो कि आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसी तरह 2001 में जीएसएलवी बना था, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल बना था। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट गया था, 2013 में मंगलयान का शुभारंभ हुआ था, और 2017 में आपको पता है दोस्तों 15 फरवरी 2017 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इसरो के लिए दोस्तों, क्योंकि उस समय 104 मिसाइल को एक साथ भेजने का रिकॉर्ड बनाया गया था। और 2019 में आपको पता है दोस्तों मिशन शक्ति के थ्रू, एक मिशन शक्ति कह लीजिए और एक चंद्रयान 2, ये दोनों उपलब्धि मिली थी 2019 में। अब बात किया जा रहा है 2021 के लास्ट या फिर 2023-22 तक दोस्तों आपका चंद्रयान 3, याद रखेंगे दोस्तों। और इसका वित्त संबंधी जितनी चुनौतियां होती हैं दोस्तों, इससे यह केवल परेशान होता है, अन्यथा यह दूसरों देशों के जो आपके जैसे जाक्सा हो गए, ईएसए हो गया, नासा हो गया, इसके कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा बेहतर अपना प्रदर्शन करता है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, हाल ही में किसको मिली उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक? दोस्तों,
आपके राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको मिला है। तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए मास्टर कार्ड एशिया पर लगाया प्रतिबंध दोस्तों? तो ये किसने लगाया है दोस्तों? तो बताएंगे आरबीआई ने लगाया है। किसने लगाया दोस्तों? यह कारनामा आरबीआई के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, यह यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब आरबीआई से रिलेटेड हम आपको सारी चीज़ें तो बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने के लिए मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। मास्टर कार्ड को ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी, यह बोला गया है आरबीआई द्वारा। चाहे वह डेबिट कार्ड के थ्रू हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, चाहे या प्रीपेड कार्ड के थ्रू हो, ये उसको अनुमति नहीं दिया गया है दोस्तों। क्योंकि आरबीआई ने एक तरह से सर्कुलर जारी किया था दोस्तों 2018 में, अप्रैल के 2018 में। उसमें कहा गया था साफ साफ, जिसमें सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित सभी जानकारी भारत में संग्रहित की जाए और सभी फर्मों को अनुपालन करने और आरबीआई की अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने की अवधि दी गई थी। लेकिन बहुत सारे बैंक थे ऐसा कर नहीं पाए थे, इस वजह से उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई भारत का एक राष्ट्रीय बैंक है। यह एक्ट 1934 के थ्रू 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि से यह राष्ट्रीय बैंक बना था। इसका दोस्तों कहा जाता है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बता देंगे 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यह भारत का क्या काम करती है? तो बताएंगे यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत के सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का नोट छोड़ के और सिक्कों की ढलैया छोड़ के। 1 रुपये का नोट और सिक्कों की ढलैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भारत की। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यह क्रेडिट नियंत्रण का भी कार्य करती है, भारत के वाणिज्य बैंकों पर भी नियंत्रण रखती है। दोस्तों ऑफिशियल डायरेक्टर्स इसमें कितने हैं? तो बताएंगे 5 हैं। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो गवर्नर है 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास जी, और जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं दोस्तों उनका नाम याद रखेंगे, टी रवि शंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और बीपी कानूनगो की जगह भी हाल ही में चुने गए हैं महेश कुमार जैन। तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई की अगर बात किया जाए, सर ऑसबर्न स्मिथ 35 से 37 तक थे, यानी कि 1935 से 1937 तक थे। पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन थे? तो बताएंगे सी डी देशमुख, जो कि 1937 से 1949 तक थे। पहले ऐसे पीएम जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो बता देंगे दोस्तों पीएम मनमोहन सिंह। आरबीआई का हेडक्वार्टर सबसे पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 से दोस्तों मुंबई में हो गया है। ये चीज़ याद रखेंगे। आरबीआई के लोगों में दोस्तों क्या है? तो बताएंगे एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों आरबीआई का जो गठन हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की जो सैलरी होती है दोस्तों 2,50,000 रुपये पर मंथ होता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है? दोस्तों यह और कोई नहीं, जिसका अभी गठन जो अभी हाल ही में नया केंद्र शासित बना था आपका लद्दाख। 5 अगस्त आपको पता है, 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह है और एक दोस्तों कारगिल है। लेह दूसरा सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत का। पहला कौन सा है दोस्तों? कच्छ, जो गुजरात में है। सबसे छोटा जिला माहे है, जो पुदुचेरी का है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ऑर्गेनिक लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी कि एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2025 तक यह बोला गया है 2025 तक यह बोला गया है दोस्तों कि लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव का कार्यान्वयन के संबंध में बहुत सारे कह लीजिए कि चीज़ें जोड़ी जाएंगी। जैसे कि आपको पता है जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जैसे कि हमको जो केमिकल्स फर्टिलाइजर होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं वही नहीं यूज करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि गोबर हो गया और झार झंगाट हो गए, जैसे कि आपके पत्ते हो गए पेड़ पौधे के, इन सब का यूज करके हमको ऑर्गेनिक रसायन बनाना है। उसको खेत में छिड़क कर और अच्छे खासे खाद के रूप में उसको क्या करना है दोस्तों? कंपोस्ट कर देना है। कंपोस्ट करने के बाद खाद बन जाता है वह सारी चीज़ें। उसके बाद वह सारी चीज़ें खेत पे छिड़की जाती हैं और बेहतरीन फसल होता है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें लद्दाख के जो राज्यपाल इस समय कौन है या फिर प्रशासक कौन है, तो बताएंगे राधा कृष्ण माथुर। दोस्तों यह जो आपका यह 2025 तक लद्दाख को प्रमाणित करने का निर्देश दिया गया है कि ऑर्गेनिक के रूप में, ये
कितने चरण में होगा, तो बताएंगे दोस्तों यह 3 चरण में होगा। पहले चरण में 5000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक में परिवर्तित किया जाएगा 85 गाँव की पहचान के साथ, और दूसरे चरण में 10,000 हेक्टेयर की भूमि को दोस्तों ऑर्गेनिक में बदला जाएगा 82 गाँव के साथ, और तीसरा चरण होगा जिसमें कि 79 गाँवों को दोस्तों ऑर्गेनिक में बदला जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ए आर रहमान द्वारा लॉन्च किया गया टोक्यो ओलंपिक का सॉन्ग दोस्तों। अभी आपको पता है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2021 में, ओलंपिक होने वाला 2021 में, 2024 में कहाँ पे होगा तो बताएंगे फ्रांस में होगा, और 2028 में कहाँ पे होगा बता देंगे यूएसए में होगा, 2032 वाला कहाँ पे होगा दोस्तों, भारत में होगा। तो बता देंगे अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक का सॉन्ग ए आर रहमान द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, तो बता देंगे हिंदुस्तानी वे दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 में कितने लोग को भूख का सामना करना पड़ा है, तो बता देंगे दोस्तों 2021 की जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें बताया गया 2020 में दोस्तों 720 मिलियन से 811 मिलियन के लोगों तक दोस्तों भूख से जूझना पड़ा है, यानी भूख का सामना करना पड़ा है उनको। भूख से कल ही बहुत सारे बच्चे मर गए, है ना, इस तरह की डेथ हो जाती है। हम इसका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे 5 से 6 मिनट का, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन बना राज्यसभा में सदन का नेता दोस्तों। आपको पता है दोस्तों अभी हाल ही में मंत्रिमंडल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुए हैं। उसी आधार पे अगर देखा जाए पीयूष गोयल आपके रेलवे मंत्री थे, बाद में इनको वाणिज्य मंत्रालय दे दिया जाता है ना। तो दोस्तों इन्हीं को पीयूष गोयल को राज्यसभा का सदन नेता चुना गया है। अब हम आपको कुछ मंत्री का नाम बताते हैं जो चेंज हुए हैं। जैसे कि अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास आ गया है दोस्तों। कपड़ा मंत्रालय, उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल के पास आ गया है। इनके पास था दोस्तों आपका पता है रेलवे मंत्री और आईटी और संचार मंत्रालय किसके पास चला गया है, बता देंगे अश्वनी वैष्णव के पास। अगर बात किया जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ स्वच्छ भारत मिशन भी आ गया है, वह स्मृति ईरानी के पास। पहले स्वच्छ भारत मिशन दूसरे के पास था, किसके पास था आप जरूर बताएंगे दोस्तों। यह तो पूछा जा सकता है पहले किसके पास था, अगर नहीं पूछा जाता है तो बेहतरीन है, अगर पूछा जाता है तो आपको याद कर लेना है, अन्यथा आपको संज्ञान में आपके रहना चाहिए। तो याद रखेंगे जो स्वच्छ भारत मिशन है वो अभी स्मृति ईरानी के पास है। शहरी विकास आवास मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय कह लीजिए दोस्तों हरदीप सिंह पुरी के पास आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय किस कहिए दोस्तों मनसुख मंडाविया के पास आ गया है। खेल और युवा मामले के जो मंत्रालय है दोस्तों किसके पास है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास है दोस्तों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। इसके पहले इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था, याद रखेंगे दोस्तों। आयुष मंत्रालय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल के पास है, यह पहले असम के राज्यपाल थे, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नारायण राणे के पास है, याद रखेंगे। पर्यावरण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास है। ऊर्जा मंत्रालय आर के सिंह के पास है। कानून मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है। इसके पहले किसके पास था आपको पता होना चाहिए, किरण रिजिजू के पास पहले खेल मंत्रालय था दोस्तों, लेकिन अब है कानून मंत्रालय, याद रखेंगे दोस्तों। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आकर देखिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी के मामले का मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है दोस्तों। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला के पास है। पुरुषोत्तम रूपाला गोपाला से याद कर लेंगे, गोपाल लोग क्या करते थे, पशु पालते थे, इस तरह याद हो जाएगा। स्टील मंत्रालय आरसीपी सिंह के पास है। विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास है। ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह के पास है दोस्तों। ये लोग नए चुने गए हैं, आपको सेपरेट वीडियो आप आएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ट्रिक से मिल जाएगा दोस्तों, जो आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया खुदरा प्रत्यक्ष योजना, तो बता देंगे दोस्तों आरबीआई। अब आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ बताया गया है, एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके जरूर लिखेंगे दोस्तों, जिससे आपका रिवीजन होगा। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है, तो दोस्तों बता देंगे 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस। दोस्तों हर साल ये 15 जुलाई को ही मनाया जाता है। चलते हैं कल के प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाया जाएगा, दोस्तों बता देंगे आसाम, यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और सारी बातें लिखनी है दोस्तों, जितनी बातें आपको बताई जाती हैं। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो उसे डेली फॉलो करिए 6 बजे, जिससे कि आपका किसी भी एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों। आप लोग के लिए बेहतरीन एक मौका है ज्योग्राफी पढ़ने का, ज्योग्राफी बिल्कुल डिटेल से, लगभग उसका 84 पैकेज हम स्टार्ट किए हैं। 84 वीडियो होगा दोस्तों उसमें, जिसमें आपको किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए आप, चाहे छोटे लेवल का चाहे बड़े से बड़े लेवल का, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे ज्योग्राफी का दोस्तों, अगर आप पूरा सेशन फॉलो करते हैं तो। अभी 4 से 5 वीडियो हुए हैं, रोज़ दोपहर में 3 बजे आता है सेशन, आप जरूर फॉलो करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों।